नमस्ते दोस्तों। वीडियो के इस पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी फिंगरटिप्स बायोलॉजी क्लास 11th के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 53 तक पार्ट 3 तक कवर हो चुका है। मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब से। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 से कंटिन्यू करेंगे। ऐसे आगे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को सीन कर सकें। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 54 को रीड करिए। 54 बोल रखा है, फंजाई शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पोर एक्सेप्ट। तो फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द स्पोर के द्वारा, बट इसमें पूछा है कि किस स्पोर के द्वारा नहीं होगा, किस स्पोर को छोड़कर। तो फंजाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं, फंजाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस स्पोर के से करता है। तो फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस स्पोर के द्वारा होता है। कोनिडिया, फर्स्ट कोनिडिया 3 स्पोर दे रखा है एनसीईआरटी में, आप देखोगे तो। सेकेंड स्पोरेंजियो स्पोर एंड थर्ड है जू स्पोर। तो आपके ये 3 स्पोर हैं जिसकी हेल्प से फंजाई क्या कर लेता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें से देख लीजिए कौन सा इसमें तीनों ऑप्शन में आपका ये नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो। तो कोनिडिया तो है, कोनिडिया की हेल्प से आप फंजाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ऊस्पोर रूल आउट हो रहा है। ऊस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस स्पोर के द्वारा करती है, कौन कौन से स्पोर है, ऊस्पोर, स्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो ऊस्पोर आपका इसी को छोड़कर, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है, असेक्सुअल के लिए नहीं है, तो आपका 54 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी स्पोरेंजियोस्पोर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। जूस्पोर के द्वारा भी फंजाई जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो 54 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 54 का सिंपल से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन, क्योंकि ऊस्पोर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऊस्पोर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई करता है। अब आते हैं 55 भी क्वेश्चन सिमिलर है 54 के, बस यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछ रखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अकर बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस स्पोर के द्वारा करता है उसका नाम ऑप्शन में दे रखा, अब किसके द्वारा नहीं करता ये पूछा, मतलब एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर होता है। ठीक है, किस स्पोर को छोड़कर फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करता है। तो ऊस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एस्कोस्पोर भी यूज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई के। जूस्पोर, अभी हम देख रहे हैं ये जूस्पोर, देखिए जूस्पोर फंजाई जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जूस्पोर से। तो जूस्पोर आपका जो हो रहा है यही सही हो जाएगा। 55 का सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी बेसिडियोस्पोर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। बेसिडियोस्पोर जो स्पोर है वो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56, डाईकैरियोफेज इज ए स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक ऑफ। तो डाईकैरियोटिक जो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है किस फंजाई का, फंजाई के किस क्लास का, तो ऑल फंजाई का तो नहीं है। हम लोग फंजाई के 4 क्लासेस पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कौन कौन सा, फाइकोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, एस्कोमास्टीज और डोट्रोमास्टीज, यही है। इन 4 में से 2 फंजाई में डाईकैरियोफेज देखने को मिलता है, एक बेसिडियोमास्टीज, दूसरा एस्कोमास्टीज। इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हो, बैड, वी फॉर बेसिडियोमास्टीज, ए फॉर एस्कोमास्टीज और डी फॉर डाईकैरियोफेज। और डाईकैरियोफेज का मतलब क्या होता है, डाईकैरियोफेज का मतलब 2 न्यूक्लियाई पर सेल, मतलब एक सेल में अगर 2 न्यूक्लियाई है तो वही होता है डाईकैरियोफेज। यानी कि आपका 56 का कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, 56 का आपका डी ऑप्शन, एस्कोमास्टीज और बेसिडियोमास्टीज में डाईकैरियोफेज देखने को मिलता है फंजाई में। ठीक, ओके, तो 56 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 रेड करिए। 57 पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फंजाई आर करेक्टराइज्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ सिनोसिटिक, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड माइसीलियम। तो सिनोसिटिक एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड ब्रांच्ड माइसीलियम किस में होता है, तो सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड ब्रांच्ड माइसीलियम आपको देखने को मिलेगा फाइकोमास्टीज में। ठीक है, फाइकोमास्टीज जो 4 क्लास होता है फंजाई के 4 क्लास है, फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, डोट्रोमास्टीज में। फाइकोमास्टीज में आपको सिनोसिटिक, मल्टीन्यूक्लिएटेड ब्रांच और असेप्टेड फंजाई देखने को, असेप्टेड माइसीलियम देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 57 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 रीड करिए।
यहाँ पे आपको कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखा है, करेक्ट मैचिंग करवानी है। तो ये कॉमन नेम दे रखा है, मतलब फंजाई के जो 4 क्लास है, फाइकोमास्टिस, स्कोमास्टिस, बेसिडियोमास्टिस, ड्यूटोमास्टिस, उसका आपको कॉमन नेम मेमोराइज होना चाहिए। तो देख लीजिए, फाइकोमास्टिस को बोलते हैं एल्गल फंजाई, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए था। फाइकोमास्टिस को एल्गल फंजाई बोलते हैं, ठीक है। तो यानी एक आपका सेकंड मैच कर जाएगा। एस्कोमास्टिस, एस्कोमास्टिस को सैक फंजाई बोलते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में दे भी रखा है। एल्गल फंजाई तो नहीं दिया, लेकिन सैक फंजाई एस्कोमास्टिस को बोलते हैं, ये आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है। कॉमनली एस्कोमास्टिस को सैक फंजाई बोलते हैं। बेसिडियोमास्टिस को क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई, ये भी दे रखा है, क्लब फंजाई। और ड्यूटरोमास्टिस को इम्परफेक्टाई फंजाई बोलते हैं, इम्परफेक्टाई फंजाई। ओके, तो ये आप मैच हो गया, यानी 58 का मैच करवाएंगे तो आपका ए ही ऑप्शन मैच कर जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 59 पूछ रखा है, 59 ध्यान से रीड करिए। यूकैरियोटिक, ए क्लोरोफिलस एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यूकैरियोटिक होना चाहिए ऑर्गेनिज्म, देन क्लोरोफिल एब्सेंट होना चाहिए, मतलब ए क्लोरोफिलस होना चाहिए, हेटेरोट्रॉफिक होना चाहिए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ऐसा कौन सा किंगडम, 5 किंगडम लोग पढ़ते हैं आर एच विटेकर का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो किस कौन सा किंगडम है जो यूकैरियोटिक होता है, ए क्लोरोफिलस है और हेटेरोट्रॉफिक है? तो स्वाभाविक सी बात है फंजाई है, क्योंकि मोनेरा तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोनेरा कैसा है? मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, तो रूल आउट हो गया। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, रूल आउट हो गया, यूकैरियोटिक हमको चाहिए। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, ए क्लोरोफिलस नहीं, यहाँ से रूल आउट हो जा रहा है, ए क्लोरोफिलस नहीं। यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है सिमिलर टू प्लांट के, तो ये प्रोटिस्टा भी रूल आउट हो गया, क्योंकि उसमें क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिल, इग्लोनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स में से जो शुरू के 3 प्रोटिस्ट हैं, कौन कौन? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिल और इग्लोनॉइड, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब इसमें पिगमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ तक कि आपके इग्लोनॉइड में जो पिगमेंट है वो सिमिलर टू हायर प्लांट के है, यानी ये भी रूल आउट हो गया। अब फंजाई, हाँ फंजाई आपका यूकैरियोटिक भी है, ए क्लोरोफिलस भी, मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट है, हेटेरोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक है, मेजॉरिटी ऑफ फंजाई हेटेरोट्रॉफिक ही होता है। तो आपका 59 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। प्लांटी यूकैरियोटिक तो है, बट ए क्लोरोफिलस नहीं, क्लोरोफिल प्लांटी में होता है, तो यहाँ से भी रूल आउट हो जा रहा है। तो एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका 59 पे सी ऑप्शन मैच हो जा रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 आपका फिगर से क्वेश्चन उठा रखा है, ठीक है। 60 आप ध्यान से रीड करिए। गिवन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मेंबर ऑफ द क्लास एज एस्कोमास्टिस एंड द बेसिडियोमास्टिस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोसेस ए, बी एंड सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ये जो फ्लो चार्ट दे रखा, मतलब एक साइकिल दे रखी है, इस साइकिल को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, हैप्लोफेज माइसिलियम से डाई कैरियोफेज माइसिलियम बन रहा है, और यहाँ ए पूछ रखा है ये किस प्रोसेस से हो रहा होगा। फिर डाई कैरियोफेज माइसिलियम से डिप्लोफेज माइसिलियम बन रहा है, और ये बी जो है ये बी प्रोसेस का नाम पूछ रहा है। फिर डिप्लोफेज माइसिलियम से हैप्लोफेज माइसिलियम बन रहा है, और इसी किस प्रोसेस से बन रहा होगा, इसी पूछ रखा है। तो आप यहाँ बी या सी पकड़ लीजिए, तो ए आप पकड़ लोगे। आप एक चीज़ एनसीईआरटी में पढ़ते होगे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है जब 2 गैमिट, एक मोटाइल गैमिट, 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमिट फ्यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं, उसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। और कैरियोगेमी में जो 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं उसको कैरियोगेमी बोलते हैं। और मियोसिस में आपको पता है कि जाइगोट मियोसिस होता है, सेप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई, डाई कैरियोफेज, जब 2 न्यूक्लियाई पर सेल जब होता है तो डाई कैरियोफेज होता है। तो कैरियोगेमी में क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करता है, तो डाई कैरियोफेज माइसिलियम जो होगा आपका, यहाँ पे डाई कैरियोफेज माइसिलियम जो 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा तो तभी डिप्लोफेज माइसिलियम बनेगा ना। तो यहाँ पे आपका बी तो श्योर है कि कैरियोगेमी हो जाएगा। कि कैरियोगेमी में आप अगर कैरियोगेमी के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी से, आप एनसीईआरटी की बुक सामने रखिए और फिंगर टिप्स 2 बुक रख के तो वीडियो देखिए, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप कैरियोगेमी एनसीईआरटी से देखिए, चेक करिए, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, या हम एनसीईआरटी से भी थ्योरी भी करेंगे बायोलॉजी की, ठीक है। तो फ्यूजन, कैरियोगेमी मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। तो यहाँ पे जब 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो डिप्लोफेज माइसिलियम बनेगा ना, 2n तो यहाँ पे आ जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा ये। फिर इसमें जब मियोसिस होगा, इस डिप्लॉयड में जो डिप्लॉयड है डिप्लोफेज माइसिलियम है, इसमें जब मियोसिस होगा तो ये क्या बन जाएगा, हैप्लॉयड
2NCN चला जाएगा जब मियोसिस होगा। अब ए जो है आपका प्लाज्मोगेमी है, और प्लाज्मोगेमी का मतलब आपको पता होगा कि प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है कि जब 2 गैमीट फ्यूज करते हैं, 2 गैमीट के प्रोटोप्लाज्म में 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट के प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन करते हैं तो उसी को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। तो आपका ए प्लाज्मोगेमी हो जाएगा, बी कैरियोगेमी, सी मियोसिस। तो आपका बी ऑप्शन जो है मैच हो जाएगा, 60 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 को रेड करिए। क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रखा है सिनोसिटिक माइसीलियम इज। तो सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है? सिनोसिटिक अगर वर्ड लग गया ना, तो सिनोसिटिक मीन्स होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो सिनोसिटिक माइसीलियम का मीन्स हो जाएगा आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होनी चाहिए। और सिनोसिटिक सिर्फ एक ही है, सिनोसिटिक मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, वो है फाइकोमास्टीज में। तो फाइकोमास्टीज का जो माइसीलियम होता है वो सिनोसिटिक और असेप्टेट होता है, सिनोसिटिक और असेप्टेट होता है, यानी 61 का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसलिए सिनोसिटिक माइसीलियम का मतलब तो सिर्फ होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिनोसिटिक मीन्स होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक, बट सिनोसिटिक सिर्फ एक ही है ना, फंजाई का सिर्फ एक ही क्लास में सिनोसिटिक कंडीशन है। फाइकोमास्टीज का जो माइसीलियम होता है सिनोसिटिक और असेप्टेट होता है। ठीक है, सिनोसिटिक और असेप्टेट होता है। तो आपका सिनोसिटिक असेप्टेट हो जाएगा कौन सा? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसीलिए असेप्टेट यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि सिनोसिटिक माइसीलियम सिर्फ फाइकोमास्टीज का होता है, साथ साथ असेप्टेट भी होता है। तो 61 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 ध्यान से रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लास एस्कोमास्टीज। तो क्लास एस्कोमास्टीज के रिगार्डिंग क्या करेक्ट नहीं है, ये पूछ रखा है। तो एस्कोमास्टीज के बारे में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग चेक करते हुए चल देंगे कौन सा ऑप्शन एस्कोमास्टीज के लिए सही है, कौन सा नहीं सही है। जो नहीं सही है वही सही रहेगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा ही है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन ए दे रखा है कोनोडिया आर द असेक्सुअल स्पोर। गुड, असेक्सुअल स्पोर में कोनोडिया आता है, मतलब कोनोडिया स्पोरेंजियो स्पोर और जो स्पोर, या असेक्सुअल स्पोर होते हैं, जहाँ से कोनोडिया असेक्सुअल। गुड, कोनोडिया जो है असेक्सुअल स्पोर है। प्रोड्यूस एंडोजिनसली ऑन कोनोडियोफोर, नहीं, यहाँ रूल आउट हो जा रहा है। कोनोडिया कोनोडियोफोर पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक्सोजिनसली एंडोजिनसली नहीं। तो पहला ही सही नहीं है, इसलिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था। बाकी बी सी डी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। बी सी डी बी दे रखा है एस्कोस्पोर आर द सेक्सुअल स्पोर्स। गुड, एस्कोस्पोर जो होता है वो सेक्सुअल स्पोर होता है। एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और ऊस्पोर ये सेक्सुअल स्पोर होते हैं। और एस्कोस्पोर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है इन एस्काई में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन गलत है, क्योंकि नॉट करेक्ट हमको ढूंढना है। तो करेक्ट है, लेकिन सी एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स आर एस्कोमास्टीज फंजाई। एस्कोमास्टीज जो फंजाई क्लास एस्कोमास्टीज है उसमें एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स आते हैं। तो ये भी सही है स्टेटमेंट, बट ऑप्शन करेक्ट है नहीं है, क्योंकि नॉट करेक्ट बताना था। माइसीलियम जनरली इसका ब्रांच होता है, मतलब एस्कोमास्टीज का माइसीलियम ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। तो ये भी सही है। ओके, स्टेटमेंट सही है, बट ऑप्शन गलत है, क्योंकि नॉट करेक्ट ढूंढना है। तो इस प्रकार से 62 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 सिंपल सा है। फंजाई लैकिंग क्रॉस वॉल इन द माइसीलियम बिलोंग टू द क्लास, मतलब फंजाई की किस, मतलब क्लास जो हम लोग पढ़ते हैं, फंजाई के 4 क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, ड्यूटरोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज। तो किस क्लास में, फंजाई की किस क्लास में माइसीलियम में क्रॉस वॉल एब्सेंट है, क्रॉस वॉल नहीं है। तो जिसका माइसीलियम असेप्टेट होगा उसी में जो है क्रॉस वॉल एब्सेंट होगा। असेप्टेट किस फंजाई की किस क्लास में असेप्टेट माइसीलियम है? तो फंजाई का जो एक क्लास पढ़ते हैं हम लोग फाइकोमास्टीज में माइसीलियम असेप्टेट होता है। तो असेप्टेट होने की वजह से ये यहाँ पे क्रॉस वॉल लैक होती है, एब्सेंट होती है। तो 63 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आना? बाकी इधर जो है ये तीनों के तीनों एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, ड्यूटरोमास्टीज, इन तीनों का माइसीलियम क्या है? सेप्टेट है, सेप्टेट है। ठीक है, ये सेप्टेट है, यहाँ पे क्रॉस वॉल एब्सेंट होगी फाइकोमास्टीज में। तो 63 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आप ध्यान से रीड करिए, पॉज करके रीड करिए, खुद से करिए, फिर उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करिएगा। ठीक है, गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इनकरेक्टली मैच्ड पेयर हमको ढूंढना है, मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ फंजाई का क्लास दे रखा है, उधर उसका एग्जाम्पल दे रखा है। फाइकोमास्टीज में म्यूकर और एल्बुगो आते हैं, स्केलेट्रिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख चुका है। परम, पी से पी फॉर फाइकोमास्टीज, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्बुगो, एम फॉर म्यूकर। ओके, तो ये चीज़ तो करेक्ट है। तो ये तो
करेक्ट मैच है, तो हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, सेकंड मैचिंग देख लेते हैं जरा। एस्कोमास्टीज में पेनिसिलियम और स्पर्जिलस आता है, ये भी सही है। एस्कोमास्टीज में पेनिसिलियम, एस्पर्जिलस, अभी जस्ट ऊपर हम लोग देखे थे क्लेविसेप्स भी इसी में आता है और न्यूरोस्पोरासी में आता है, तो ये भी तो करेक्ट मैच है, यानी कि ये भी रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट ही है क्योंकि दोनों करेक्ट मैच है, हमको इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। बेसिडियोमास्टीज में ट्रिक है बापू। ठीक है, बी फॉर बेसिडियोमास्टीज, ए फॉर एगेरिकस, पी फॉर पक्सिनिया, यू फॉर अस्टिलागो। तो बेसिडियोमास्टीज में पक्सिनिया और एगेरिकस दोनों आते हैं, ये भी करेक्ट मैच है, यानी कि भी रूल आउट हो गया। थर्ड वाला बच्चा, फिर थर्ड वाला करेक्ट मैच, थर्ड वाला इनकरेक्ट मैच हो जाएगा। ड्यूट्रोमास्टीज में कोल्यूटोट्राइकम तो आता है बट अस्टिलागो नहीं आता है, अस्टिलागो जो है वो बेसिडियोमास्टीज में आता है, तो इस प्रकार से 64 का डी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट इनकरेक्ट मैच है, तो इस प्रकार 64 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 रेड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बेसिडियोमास्टीज। तो बेसिडियोमास्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके रिगार्डिंग हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मोगेमी अकर बाय द फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेन। ओके, ये तो करेक्ट है। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? फ्यूजन बिटवीन द, प्लाज्मोगेमी मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, यहाँ वो तीनों प्रोसेस लिख देता हूँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, एक तो प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? प्लाज्मोगेमी फ्यूजन बिटवीन प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू गैमीट, दो गैमीट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं क्या? प्लाज्मोगेमी। और जो दो गैमीट होते हैं एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल गैमीट होता है। ठीक है, तो अंडरस्टूड है। सेकंड जो कैरियोगेमी होता है उसमें फ्यूजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई को बोलते हैं कैरियोगेमी, दो न्यूक्लियाई के फ्यूजन को कैरियोगेमी बोला जाता है। और जाइगोट में जब मियोसिस होता है हेप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बेसिडियोमास्टीज में। आपका यही स्टेटमेंट भी ऑप्शन में यही देख भी रखा है, पहला ऑप्शन प्लाज्मोगेमी अकर बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन करेक्ट है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस अकर इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग फोर्थ बेसिडियोस्पोर, ये भी करेक्ट है। बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, जो बेसिडियोस्पोर होता है वो एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होता है बेसिडियम में। ठीक है, बेसिडियम पर। ओके, तो इस प्रकार से 65 का डी, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएंगे, इसमें 65 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपका दे रखा है टर्म यूज्ड फॉर द क्लोज्ड स्कोकार्प। जब स्कोकार्प बंद हो जाता है, क्लोज्ड स्कोकार्प के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? तो जब स्कोकार्प क्लोज हो जाता है तो उसके लिए बोला जाता है, वो टर्म होता है क्लिस्टोथीसियम। ठीक है, जो कि पेनिसिलियम में देखने को मिलता है। तो क्लोज्ड स्कोकार्प के लिए जो हो जाएगा टर्म यूज होगा वो क्लिस्टोथीसियम, जो कि पेनिसिलियम में देखने को मिलता है, पेनिसिलियम में देखने को, ठीक है, क्लिस्टोथीसियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 फंजाई प्रोड्यूस द 8 स्पोर इन सैक बिलोंग टू द क्लास। तो 8 स्पोर जो मतलब है इन सैक, मतलब सैक लाइक कौन सा था? सैक लाइक फंजाई कौन सी थी? सैक लाइक फंजाई एस्कोमास्टिस थी ना। तो 8 स्पोर इन सैक जो स्पोर जिस फंजाई में प्रोड्यूस होता है वो किस क्लास से बिलोंग करेगा? एस्कोमास्टिस से। वैसे एस्कोमास्टिस को ही सैक फंजाई बोलते हैं, तो उसी से आप पकड़ सकते हो सैक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 67 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा प्लीज़ बुक से एक बार देख लीजिएगा, बुक से यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ऐसा नहीं है नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा कम क्लियर दिख रहा है। ओके, तो एक बार बुक की हेल्प ले लीजिएगा, बुक आप लोग पास होगी, नहीं होगी तो फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। और मैं रीड भी कर रहा हूँ, तो 67 का आपका 66 तक हो गया ना, 67 रीड करिए। मैं रीड कर रहा हूँ, 67 हो गया। ओके सॉरी, 68 पे आ जाइए। 68 इन पेनिसिलियम द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई। तो पेनिसिलियम, फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिसिलियम किस क्लास का है? फंजाई में किस क्लास का है? तो पेनिसिलियम एस्कोमास्टीज का है। तो एस्कोमास्टीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस स्पोर के द्वारा होता है पेनिसिलियम में? तो पेनिसिलियम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर होता है वो कोनिडिया होता है, जो कि कोनिडियोस्पोर होता है, यानी कोनिडियोस्पोर। एस्कोस्पोर तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर है। प्लानोस्पोर है, बट यहाँ पे पेनिसिलियम में नहीं होगा। स्पोरेंजियो स्पोर भी असेक्सुअल स्पोर है, बट यहाँ पे नहीं यूज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोनिडियोस्पोर आ जाएगा आपका। 68 का डी करेक्ट हो जाएगा। 69
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69 सही से दिख नहीं रहा है, क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, तो आप क्वेश्चन 69 को भी स्किप कर दीजिए। ओके, तो 69 को स्किप कर देते हैं क्योंकि इसकी क्लियरली विजिबिलिटी नहीं है, और क्लियर विजिबिलिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसको भी, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। और इसी भी NCERT के आउटसाइड का है, तो ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 रीड करिए, ध्यान से रीड करिए क्वेश्चन नंबर 70। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इसमें भी आपको इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। तो ये इधर दे रखा है फाइकोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, ओके, और अल्टरनेरिया सोलानी और फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेन है, ओके, इन्फेस्टेन। तो अब इसमें आपको देखना है, इधर फाइकोमास्टीज में मोरल्स एंड ट्रफल आएगा। पहला तो इनकरेक्ट मैच है क्योंकि फाइकोमास्टीज, मोरल और ट्रफल फाइकोमास्टीज का नहीं है, मोरल और ट्रफल। तो मोरल तो आपका मोरल एस्कोमास्टीज से बिलोंग कर जाएगा, तो ये तो पहले ही रूल आउट है, तो मतलब पहला ही इनकरेक्ट मैच है। तो आपका 70 का, क्वेश्चन नंबर 70 का ए ऑप्शन ही मैच कर जा रहा है। बाकी और चेक कर लेते हैं। पफ बॉल एंड टोड स्टूल, पफ बॉल एंड टोड स्टूल जो होता है ये बेसिडियोमास्टीज में आता है। यस, पफ बॉल और टोड स्टूल ये आपका बेसिडियोमास्टीज क्लास से बिलोंग करता है। इधर जो डिजीज दे रखा है फंजाई से कुछ होने वाली, जैसे अल्टरनेरिया सोलानी कॉज करता है, क्या अल्टरनेरिया सोलानी कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऐसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है फाइटोप्थोरा की स्पीसीज के द्वारा होता है। तो 70 का आपका ए ऑप्शन इनकरेक्ट में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 रीड करिए। 71 पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज ए पैरासाइट ऑन द मस्टर्ड प्लांट एंड कॉज द डिजीज वाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर। तो वाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर जो होता है वो एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होता है, और एल्बुगो जो है बिलोंग करता है क्लास फाइकोमास्टीज से, ठीक है, जो कि एक पैरासिटिक फंजाई है, मस्टर्ड प्लांट में होती है। तो आपका 71 का ये मेमोराइज क्वेश्चन था, ठीक है, कि एल्बुगो कैंडिडा कौन डिजीज काज करता है, तो वो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, मतलब मस्टर्ड प्लांट पे डिजीज काज करता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर बोलते हैं उसको। तो 71 का आपका ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट अबाउट द क्लास ड्यूट्रोमास्टीज। तो ड्यूट्रोमास्टीज के लिए क्या इनकरेक्ट है, तो आप ड्यूट्रोमास्टीज के बारे में जब NCERT से रीड करेंगे तो आपको वहाँ से सब स्टेटमेंट मिलता हुआ चला जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे ऑप्शन पे देखते हैं, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय द असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, ठीक है, तो ये करेक्ट है कि इसमें सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो भी असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया के द्वारा होता है ड्यूट्रोमास्टीज में, क्लास ड्यूट्रोमास्टीज में, ठीक है। सेकंड दे रखा है, माइसीलियम जो ड्यूट्रोमास्टीज का कैसा होता है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। सही बात है, सिर्फ अनब्रांच फाइकोमास्टीज का होता है, बाकी ड्यूट्रोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, एस्कोमास्टीज तीनों का माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट ही होता है। तो ये ब्रांच और सेप्टेट है, यानी कि करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हमको इंटरव्यू ढूंढना है, तो यानी कि ये दोनों भी रूल आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। दे आर ओनली पैरासिटिक, सी दे रखा है दे आर ओनली पैरासिटिक फॉर्म, नहीं ये गलत बात है, ये मतलब रूल आउट हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ड्यूट्रोमास्टीज क्लास ड्यूट्रोमास्टीज फंजाई होते हैं, ड्यूट्रोमास्टीज में जितने भी मेंबर होते हैं वो ओनली पैरासिटिक नहीं होते हैं, ठीक है, ये डिकम्पोजर भी होते हैं, ठीक है, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प भी करते हैं। हाँ, पैरासाइट भी होते हैं और सेप्रोफाइट भी होते हैं, ओनली पैरासाइट नहीं होते हैं, सिर्फ ओनली लगा दिया यहाँ पे ना, तो यहाँ से गलत हो जा रहा है। तो 72 का सी ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यही करेक्ट हो जाएगा। आगे दे रखा है एग्जाम्पल इस ड्यूट्रोमास्टीज क्लास का एग्जाम्पल जो है अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये तो करेक्ट है, यानी करेक्ट है, तो यानी कि इनकरेक्ट है, ये भी रूल आउट हो जाएगा क्योंकि करेक्ट हमको नॉट करेक्ट ढूंढना था ना, इनकरेक्ट। तो 72 का सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी 72 का सी ऑप्शन मैच कर जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आता है क्वेश्चन नंबर 73 पे, ये भी मैच करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 का, तो देख लेते हैं। ओके, तो ये आपका थोड़ा सा मतलब जो चीज़ NCERT के अंदर है वो आप मैच पहले करवाओ, कोशिश करो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो मिल जाएगा एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के लिए कौन सी फंजाई का यूज किया जाता है, तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के लिए न्यूरोस्पोरा क्रेसा का यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये तो आपको मैच करवा लिया आपने। उसके बाद सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स से बेटर है कि आप रस्ट और स्मट डिजीज काज करवा लो। रस्ट और स्मट डिजीज किससे होता है, तो रस्ट और स्मट डिजीज आपका पक्सीनिया और स्टैगो से होता है। इसके लिए मान लीजिएगा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है किससे रस्ट होता है किसमें से, आप पौरुष याद कर लीजिएगा, पुरुष, किसी का नाम पुरुष होता है, जैसे भी आपको बेटर लगे। तो पी फॉर पक्सीनिया, आर फॉर रस्ट, रस्ट काज करने वाला फंजाई है पक्सीनिया, और स्मट काज एस फॉर स्मट, और यू फॉर अस्टिलागो, यू फॉर अस्टिलागो। तो अस्टिलागो जो है वो स्मट काज करता है और रस्ट जो है पक्सीनिया काज करता है। तो आई होप कि ये आपको इससे न्यूमोनिक्स आपको अच्छा, मतलब न्यूमोनिक्स को मतलब आप क्लियर कट जहाँ कन्फ्यूजन हो उसका न्यूमोनिक्स बना जाता है, ये नहीं कि आप पूरी बुक का ही न्यूमोनिक्स बना दो।
जिस चीज़ में कन्फ्यूजन उसका न्यूमेरिक्स बना के आप उसको माइंड में सेट कर लो, हाँ ये चीज़ मुझे गलत यहाँ से कन्फ्यूजन हो रहा था, अब ये न्यूमेरिक्स है मेरे पास, इससे मेरा कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो इस चीज़ पे हर एक चीज़ पे न्यूमेरिक्स नहीं, ठीक है। तो फिलहाल छोड़ो ये चीज़, दो चीज़ मैच हो गया। आप यहाँ से आप मैच करवा लो ऑप्शन, यानी बी का सेकंड किसके में, ये तो रूल आउट हो गया, बी का फर्स्ट नहीं हो सकता, बी का थर्ड नहीं हो सकता, बी का सेकंड इसमें है और इसमें है। उसके बाद आपका डी का थर्ड है, डी का थर्ड किस में है, ये देखो सी, 73 का आपका सी मैच हो जा रहा है। ओके गुड, 74 पे आ जाओ। मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द फंजाई, ठीक है। जो फंजाई की सेल वॉल होती है उसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो आई होप कि सबको पता होगा कि मेन कंपोनेंट जो होता है फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है, ठीक है। तो 74 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका भी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, किंगडम प्लांटी पे, ठीक, किंगडम प्लांटी पे। तो बच्चों यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, एनसीईआरटी की जो चीज़ें उसको कवर कर देते हैं। जो किंगडम प्लांटी टॉपिक है आपका, वो एनसीईआरटी में जो चीज़ें रखा है, आप प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक सामने रखिएगा। उसके बाद इस डिजिटल बोर्ड पे जो चीज़ें हम मेमोराइज करवाने की कोशिश करेंगे, आप जो चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे समझाएंगे, वो चीज़ आप क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, बुक सामने, मतलब बुक को आप बुक को रखिए बस, और अब ध्यान से सिर्फ वो चीज़ें मैं एक बार समझाऊंगा, फिर उसके बाद समअप करूंगा उसको। समअप के दौरान आपकी रिवीजन हो जाएगा, मतलब तुरंत आपके माइंड में वो चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी और याद हो जाएगा। अभी की अभी याद करना है ना, पेंडिंग में नहीं छोड़ना है कि अभी इसको देख लेंगे बाद में याद करेंगे, जस्ट अभी हमारे साथ ही इन चीज़ों को याद करते हुए चलना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, किंगडम प्लांटी के टॉपिक जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उसको कवर करूँगा, फिर क्वेश्चन पे चलूँगा एनसीईआरटी फिंगर टिप से के। अब नेक्स्ट चैप्टर से मीन्स प्लांट किंगडम से ऐसे ही हर एक पार्ट में चलेगा, प्लांट किंगडम मतलब एनिमल किंगडम, मतलब जो भी चैप्टर रहेगा इसके बाद प्लांट किंगडम ही करना है। तो हर एक चैप्टर में पहले एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी जिस टॉपिक का एमसीक्यू करेंगे उस टॉपिक के पहले एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं एवरीथिंग कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये रहे कि एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो रही है, दो चीज़ें साथ में हो जाएंगी फिर। ओके चलिए, तो फिलहाल आप किंगडम प्लांटी में देखते हैं क्या है, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके देखिए यहाँ पे मैं किंगडम प्लांटी किंगडम प्लांटी तो आप लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए। चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th वाले बच्चे, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी में आप ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है, तो जो 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया में एक किंगडम है प्लांटी। ये है क्या, किंगडम प्लांटी। ओके अब कुछ किंगडम प्लांटी के कुछ फीचर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ज़रा। ओके तो किंगडम प्लांटी अगर आप देखेंगे, किंगडम प्लांटी में आप क्या है कि किंगडम प्लांटी में इसमें क्या आता है, जितने भी यूकैरियोटिक हैं, जो किंगडम प्लांटी में है वो क्या है, यूकैरियोटिक। कैसे अगर पूछा जाए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक किंगडम प्लांटी के, तो प्लांटी जो होता है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक होता है, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो यूकैरियोटिक सेल होगी उनकी, या तो प्रोकैरियोटिक होगी। तो किंगडम प्लांटी कैसे है, यूकैरियोटिक है। कैसा, यूकैरियोटिक। ओके अब यूकैरियोटिक में प्लांटी का कैरेक्टर और यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिलस है ये, मतलब किंगडम प्लांटी जो होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोफिलस है, ठीक, क्लोरोफिलस। एंड किंगडम प्लांटी के कुछ मेंबर जो होते हैं, और मतलब अगर हम बोले ऑल किंगडम, जितने भी किंगडम प्लांटी के जितने भी मेंबर हैं सब के सब ऑटोट्रॉफिक हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मोस्टली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मोस्टली किंगडम प्लांटी के मेंबर क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मोस्टली किंगडम प्लांटी के मेंबर आप बोल सकते हैं मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। यहाँ पे मैं मोस्टली लगा दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, मोस्टली। ऑल नहीं, ऑल बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, ऑल देखो कुछ मैं प्लांटी के मेंबर बता रहा हूँ, कुछ ऐसे प्लांट बता रहा हूँ जो कि क्या है, हेटरोट्रॉफिक हैं। अब कौन से प्लांट हेटरोट्रॉफिक हैं, यहाँ पे कुछ प्लांट ऐसे हैं जो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक प्लांट जो मतलब ऐसे प्लांट जो दूसरों पे डिपेंड करें अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो हेटरोट्रॉफिक प्लांट हो जाएंगे। जैसे आप इंसेक्टिवोरस प्लांट जानते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक। मतलब अपने न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए ये डिपेंड करते हैं किन पर, ये डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। अब कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम आपको मेमोराइज होने चाहिए, जैसे, ठीक है, ब्लैडर वार्ड, वेनस फ्लाई ट्रैप, एक होता है ब्लैडर वार्ड, इसको याद रखिएगा, ब्लैडर वार्ड जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ब्लैडर वार्ड। एंड सेकंड ध्यान दीजिएगा,
ब्लैडर वाट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को, इनके जो मतलब फ्लावर होते हैं, जब इंसेक्ट इस पर बैठते हैं तो ओपनिंग क्लोज कर लेते हैं, मतलब अपने उसमें जो भी इनका होता है कुछ ऐसा इनके इस प्लांट के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे इसके इस प्लांट के ऊपर बैठते हैं तो वेनस फ्लाइटर ब्लैडर वाट उनको क्या कर देता है, अंदर ही पैक कर लेता है, और वहाँ से कुछ सिक्रीट होता है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट उसी में किल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा आपका। फिलहाल आपको ध्यान देना क्या है, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट क्या हो जाएगा, इंसेक्टुअस प्लांट हो जाएगा। इंसेक्टुअस प्लांट आप में दो आएगा, एक ब्लैडर वाट और एक वेनस फ्लाई ट्रैप। और कुछ प्लांट मैंने बोला कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट भी होते हैं, तो पैरासाइट भी देख लो कौन से होते हैं। ठीक है, तो पैरासिटिक देखो, पैरासाइट प्लांट के नाम, तो पैरासाइट प्लांट कई हैं, बट एनसीईआरटी अभी आपको एक ही ध्यान देना है, पैरासाइट प्लांट कास्कुटा। ठीक है, कास्कुटा क्या होता है, कास्कुटा एक पैरासाइट प्लांट है। कास्कुटा आपको एक क्लास 12 इकोलॉजी में देखने को मिलेगा, जब आप वहाँ पे इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे कास्कुटा जो है यहाँ पे बताया जाएगा, कास्कुटा क्या होता है, एक पैरासाइट प्लांट होता है। ठीक, एंड प्लांट की जो सेलवाल होती है, प्लांट की सेलवाल, प्लांट में तो सेलवाल है ना, प्लांट में सेलवाल है, और प्लांट की सेलवाल किसकी बनी होती है, आई होप कि सबको पता होगा, प्लांट की सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट की सेलवाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ओके, तो ये प्लांट की सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट अब हम किंगडम प्लांटी में क्या क्या पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी में जो ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। किंगडम प्लांटी में अभी इसके जस्ट बाद हम लोग प्लांट किंगडम डिटेल में पढ़ेंगे, तो किंगडम प्लांटी में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, तो किंगडम प्लांटी में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गी, एल्गी के बाद पढ़ेंगे हम लोग ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। फिलहाल एंजियोस्पर्म अभी सिलेबस से आपका रूल आउट मतलब निकल चुका है। एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद हम लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म, बट यहाँ पे आपको एंजियोस्पर्म सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, एंजियोस्पर्म सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो आज हम किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे, या क्लास 12 का जब हम पढ़ेंगे, क्लास 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे जो एंजियोस्पर्म के बारे में दे दिया। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म मतलब आपको क्या करना है, आपके ऊपर डिपेंड है, छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो 30% रिड्यूस किया गया है सिलेबस उसमें से एंजियोस्पर्म को आपको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो पढ़ना है, एनजीओ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ ध्यान देना है। चलिए, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, एल्गी करेंगे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो करेंगे, एनजीओ भी करेंगे। हाँ, जो बच्चे 11th के हैं वो इसको स्किप भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, ज़्यादा फायदा होगा अगर आप कर लोगे। ठीक है, क्योंकि नीट में क्या हो जाएगा, नीट में क्वेश्चन आएगा इससे भी, ऑप्शनल रहेगा, मतलब आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कर भी सकते हो, तो आप कर ही रहिए, आपके पास बैकअप रहेगा। मान लीजिए आपका उधर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एंजियोस्पर्म का आ रहा है, सिंपल दे दिया, और एंजियोस्पर्म पढ़े रहोगे यहाँ से कर ले जाओगे, तो ये चीज़ है, आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो करिए सब। पर लेकिन हाँ, चीज़ें पता होनी चाहिए, हाँ ये चीज़ आपकी नहीं है। चलिए फिलहाल तो प्लांटी में आपको ये चीज़ हो गया। अब नाउ जो लाइफ साइकिल होता है प्लांट का, उसमें 2 स्टेज होती हैं। अगर मैं बात करूँ प्लांट की लाइफ साइकिल की, प्लांट की लाइफ साइकिल की, तो प्लांट की लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजें होती हैं, कितने फेजेज होते हैं, 2 अलग अलग फेज होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट फेज। वो कौन कौन से 2 फेज हैं, 2 डिस्टिंक्ट फेज, 2 डिस्टिंक्ट फेज कौन कौन से हैं, एक है सैप्रोफाइटिक, दूसरा है गैमेटोफाइटिक। ठीक है, सैप्रोफाइटिक जो कि डिप्लॉयड होता है, सैप्रोफाइटिक नहीं, स्पोरोफाइटिक, वेरी सॉरी, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक। ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक तो मृत्यु जो वो अलग चीज़ है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक 2n, स्पोरोफाइटिक स्टेज एक हो गया, स्पोरोफाइटिक। ठीक है, और सेकंड जो स्टेज हो जाएगी वो हैप्लॉयड, यानी कि n जो है हैप्लॉयड, 2n जो है डिप्लॉयड, हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। ठीक, तो प्लांट में टू डिस्टिंक्ट फेज होती हैं, कौन कौन सी प्लांट के लाइफ साइकिल में, एक हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक, दूसरा डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्टेज होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक दूसरे का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट में होती हैं, तो यही चीज़ आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो जो डिस्टिंक्ट फेज हैं
हैप्लॉयड और डिप्लॉयड यही है क्या, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये चीज़ आपकी हो गई। इतना ही आपका इनिशिएटिव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 में प्लांट किंगडम के बारे में दे रखा है। आप एक बार समअप कर देते हैं हम, आप एक बार देख लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें किंगडम प्लांटी, कलर चेंज कर देंगे। देखिए किंगडम प्लांटी में जितने भी मेंबर होते हैं किंगडम प्लांटी के, वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, मोस्टली ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑल प्लांट ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, मोस्टली प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बट सम प्लांट हेटरोट्रॉपिक प्लांट भी होते हैं, कुछ पैरासाइट प्लांट भी होते हैं। हेटरोट्रॉपिक कौन से प्लांट हैं, जैसे कि इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस प्लांट में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे आपका ब्लैडर वार्ट हो गया एंड वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये दोनों इंसेक्टिवरस प्लांट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब पैरासाइट भी होते हैं, प्लांट पैरासाइट भी होते हैं। तो पैरासाइट प्लांट कौन से हैं, जैसे कास्कुटा एक पैरासाइट प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट में क्या होता है, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किंगडम प्लांटी के में कौन कौन से मेंबर हमको पढ़ने, किंगडम प्लांटी में हमको एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो और एनजीओ पढ़ना है। एनजीओ भी रूल आउट, मतलब सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, अब कर भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब लाइफ साइकिल प्लांट में दो डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, कौन कौन से दो डिस्टिंक्ट फेज हैं, एक तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक स्टेज है, दूसरा हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्टेज है। और ये दोनों एक दूसरे के अल्टर पे लगे हुए हैं, मतलब अगर एक प्लांट के लाइफ साइकिल दो डिस्टिंक्ट फेज हैं, इसको बोलता है क्या, इस प्रोसेस को बोला जाता है, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो फिनामिना होती है प्लांट में, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक, हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक, तो इस फिनामिना को बोला जाएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, तो चलिए अब आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए साइड फिंगर टिप से का किंगडम प्लांटी से, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 75 पूछ रखा है आपका, एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एंजियोस्पर्म जो होता है डोमिनेंट क्यों है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म का डोमिनेंट होने का रीजन है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट यही है और सबसे ज़्यादा एडवांस यही है। किंगडम प्लांटी में सबसे ज़्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म है। इसका रीजन है कि इसके अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर डाइवर्स हैबिटेट पे एडाप्टेशन की पावर बहुत ज़्यादा है। तो पावर ऑफ एडाप्टेशन इन डाइवर्स हैबिटेट में अडाप्ट हो जाता है, इसलिए एंजियोस्पर्म डोमिनेंट है। ओके, तो 75 का आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जा रहा है, मैच कर जाएगा 75 का ए। अब आते हैं 76 पे, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो, बट मैं रीड कर रहा हूँ ना, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ी विजिबिलिटी कम क्लियर हो रही है। बट हाँ, आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं, आप क्लियर क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करने का डेडिकेशन होना चाहिए, क्वेश्चन करने की इच्छा होनी चाहिए। तो विजिबिलिटी तो है, इतना भी नहीं है कि एकदम नहीं दिख रहा है, बट मैं रीड भी तो कर रहा हूँ ना, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 76, डाइवर्सिफिकेशन इन द प्लांट लाइफ अपीयर्ड। डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ अपीयर, तो प्लांट में जो डाइवर्सिफिकेशन होता है प्लांट लाइफ में, अपीयर किसकी वजह से होता है, बता दिया, ड्यू टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। ओके, तो जो एंजियोस्पर्म पहले क्या बना, अगर किंगडम प्लांटी की आवाज़ देखें, जो इवोल्यूशन का आर्डर है, सबसे पहले एल्गी आया, यही आर्डर होगा ना, एल्गी के पहले लिटल मॉसेज आए होंगे, फिर धीरे धीरे प्लांटी आएगा, लेकिन सिर्फ हम किंगडम प्लांटी के इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। प्लांटी में लोअर प्लांट में एल्गी, लोअर प्लांट वैसे ब्रायोफाइटा भी है, लेकिन एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा हुआ, ब्रायोफाइटा के बाद आपका आ जाएगा टेरिडोफाइटा। इवोल्यूशन का आर्डर भी है, ठीक है, टेरिडोफाइटा के बाद आपका आ जाएगा जिम्नोस्पर्म, और सबसे एडवांस में जो जिम्नोस्पर्म के बाद आया वो आया क्या, एंजियोस्पर्म। क्या आ जाएगा, एंजियोस्पर्म। तो ये इवोल्यूशनरी आर्डर हो गया ये, ठीक है, ये इवोल्यूशन का आर्डर है, ठीक है। इवोल्यूशनरी आर्डर का मतलब सबसे पहले जो है कि प्लांटी में एल्गी आया, एल्गी के बाद आपका एल्गी से ज़्यादा एडवांस ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा ज़्यादा टेरिडोफाइटा, जैसे मतलब ऐसा समझ लो, ये दादा हो गया, ये सबसे पहले एल्गी के बाद इनका ये आ गया, ब्रायो से पैदा हुआ टेरिडोफाइटा से पैदा हुआ जिम्नोस्पर्म थोड़ा और एडवांस बन के बना एंजियोस्पर्म। तो ये आर्डर है। तो पूछा है कि ये एंजियोस्पर्म का जो इतना डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन प्लांट लाइफ अपीयर क्यों, क्योंकि इसका जो इवोल्यूशनरी चेंज है ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज की वजह से इसमें डाइवर्सिफिकेशन है एंजियोस्पर्म में। तो 76 का जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है इसमें मैच कर जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 सिंपल सा है, विच ऑफ दीज इज डिफाइंड करेक्टर ऑफ द प्लांट। अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, तो प्लांट का डिफाइंड करेक्टर क्या होगा। देखो ऑटोट्रॉपिक डिफाइंड नहीं है, क्यों,
कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट, ऑल प्लांट ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। प्लांट ऑटो मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट भी होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ओके, तो ये तो रूल आउट हो जा रहा है। अब यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, हाँ यूकैरियोटिक तो होता है, ये किंगडम प्लांटी जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है, बट यूकैरियोटिक के साथ साथ कुछ मतलब आगे भी, जैसे आपका फंजाई भी यूकैरियोटिक है, ठीक है, प्लांटी तो है यूकैरियोटिक, एनिमलिया भी यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है, तो ये डिफाइंड कैरेक्टर नहीं होगा प्लांट का, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, सेलुलोजिक सेल वॉल, ये इसका डिफाइंड कैरेक्टर है, सेलुलोजिक सेल वॉल। प्लांट की सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, यानी सेलुलोजिक होती है। 77 का आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट मैच कर जाएगा। अब ये टॉपिक किंगडम एनिमलिया है, तो किंगडम एनिमलिया का एक प्लांट एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम एक अलग से चैप्टर ही पढ़ना है। चैप्टर नंबर एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम है, जो कि डिटेल में पढ़ना है हमको। एनिमल किंगडम से चैप्टर नंबर 4 है, उसको भी डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी किंगडम एनिमली की बात कर दे रही, मतलब दे रखी है, उतना मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। एनसीईआरटी में आपका दे रखा है, आप एनसीईआरटी की बुक सामने खोल कर रखिएगा। तो अगर मैं किंगडम एनिमलिया की बात करूँ, किंगडम एनिमलिया की ओके, तो इसका कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। देखिए किंगडम एनिमलिया, एनिमल क्या होता है, एनिमल का कैरेक्टर ये होता है हेट्रोट्रॉफिक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, किस टाइप का, ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एनिमल जो होते हैं, एनिमल किंगडम एनिमलिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एंड ये यूकैरियोटिक होते ही होते हैं, ये तो पता ही है। ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक एक ही है, 5 किंगडम में सिर्फ एक प्रोकैरियोट है, बाकी सब के सब यूकैरियोटिक है, ठीक है। चाहे वो प्लांटी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एनिमलिया हो, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, सिर्फ मोनेरा यूकैरियोटिक है, बाकी सब के सब यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक हो गया, हेट्रोट्रॉफिक हो गया। एंड उसके साथ साथ ये किंगडम एनिमलिया क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। हेट्रोट्रॉफिक ज़्यादा बेटर बोले, यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लिख दें। हेट्रोट्रॉफिक के साथ साथ ये मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। किंगडम एनिमलिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हेट्रोट्रॉफिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, यही एक ऐसा किंगडम है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है, बाकी सब में सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। चाहे वो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी सब में, बट एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट और एनिमल में आप मेन डिफरेंट बता दो, तो आप मेन डिफरेंट यही बताओगे, प्लांट में सेल वॉल है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट है, ओके। अब ये अपना जो फूड डाइजेस्ट करता है, ठीक है, एनिमल अपना एनिमल फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है, तो फूड डाइजेशन या फूड डाइजेस्ट, एनिमल अपना फूड डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट फूड अपना इंटरनल कैविटी के द्वारा, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो फूड डाइजेशन के लिए वो ये इंटरनल कैविटी के द्वारा करेंगे, फूड डाइजेशन बाय द इंटरनल कैविटी। एंड फूड को स्टोर भी करते हैं, स्टोर फूड करेंगे एनिमल किस फॉर्म में, स्टोर फूड करेंगे, ये तो सबको पता होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में। ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में एनिमल फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और डाइजेस्ट फूड का डाइजेशन जो है किस में करता है, इंटरनल कैविटी के द्वारा करता है, ठीक है, इंटरनल कैविटी होती है उसमें, ठीक। ये चीज़ आपका हो गया। उसके बाद और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ध्यान, अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ध्यान देना है थोड़ा। एनिमल का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो होलोजोइक होता है, ध्यान देना है। अगर पूछा जाए एनिमलिया का न्यूट्रिशनल मोड कैसा होता है, तो एनिमलिया का न्यूट्रिशन मोड जो होता है किस टाइप का न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब सब कुछ खा सकता है, होलोजोइक होता है, ठीक है। एवरीथिंग विल बी ईट, सब कुछ खा लेगा ये। एनिमलिया होलोजोइक होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इसका होता है एनिमलिया का, ठीक। उसके बाद इसके पास सेंसरी आर्गन होता है सेंस करने के लिए, न्यूरो सिस्टम होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉपुलेशन, मेल और फीमेल क्या करता है, कॉपुलेशन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ये सब चीज़ें। फिलहाल किंगडम एनिमलिया के डिटेल में बात हम अलग से चैप्टर ही करेंगे, क्या करेंगे, एनिमल किंगडम, ओके। फिलहाल अभी इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इतना ही बेटर, इतना ही इनफ है। आपको ध्यान क्या देना है, किंगडम एनिमलिया हेट्रोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें, एंड
ये यूकैरियोटिक होता है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। फूड का डाइजेशन ये बाई इंटरनल कैविटी के द्वारा करता है और फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन या फैट के रूप में। उसके बाद इसका जो न्यूट्रिशनल मोड होता है, मतलब किस टाइप से न्यूट्रिशन करता है, ऑटोट्रॉपिक की होलोजोइक होता है एनिमलिया। ओके, एनिमलिया के जो मेंबर होते हैं होलोजोइक होते हैं। अब आप क्वेश्चन को कर लीजिए। क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे, टाइम नहीं देना, अब आप क्वेश्चन फास्ट कर लोगे, थ्योरी देख लियो ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 78 है, मतलब किंगडम एनिमलिया का पहला क्वेश्चन है, फिंगर टिप्स का 78 है। मैच कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। तो देखो किंगडम मोनेरा, यहाँ इस कॉलम 1 में 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम दे रखा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। इधर इसका कुछ स्पीसीज का नाम दे रखा है, ठीक है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दे रखे हैं। मोनेरा में कौन आएगा, बैक्टीरिया आएगा। तो बैक्टीरिया आप ढूंढ लीजिए मोनेरा में, बैसिलस एंड ऑसिलोटोरिया। तो बैसिलस आपका बैक्टीरिया हो गया, ऑसिलोटोरिया आपका ब्लू ग्रीन एलगी हो गया। तीनों मतलब दोनों बैक्टीरिया हैं, तो मोनेरा बैक्टीरिया जितने हैं सब मोनेरा में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चाहे बैक्टीरिया हो, मतलब यू बैक्टीरिया, चाहे आर्ची बैक्टीरिया, चाहे साइनो बैक्टीरिया हो, सब मोनेरा, किंगडम मोनेरा में आएंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आएंगे। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ढूंढिए जो किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। तो यूग्लिना यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ट्रिपेनोसोमा, तो ये दोनों आपका किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग कर जाएंगे, ये मैच हो गया। फंजाई में अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, फंजाई में आपका म्यूकर आ जाएगा। म्यूकर क्लास फाइकोमास्टिज का है। पेनिसिलियम बेसिडियोमास्टिज का है। तो आप फंजाई सी का मैच हो जाएगा 4th। और किंगडम एनिमलिया में आ जाएगा आपका ये फेलिस एंड पैंथेरा। फेलिस एंड पैंथेरा आपका किंगडम एनिमलिया। ये जो क्लाइमेडोमोनास और सोलेनम, ये आपका प्लांटी बचा, तो प्लांटी, क्लाइमेडोमोनास और सोलेनम निग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू होती है, ये तो किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे। अब मैच करवा लीजिए, एक आध सेकेंड, एक थर्ड, रूल आउट पहले ही हो गया। सेकंड बी सी डी तीनों में दे रहा है। बी से अब करिए, बी का दे रखा है, बी का कौन सा मैच हो रहा है, बी का आपका मैच हो रहा है थर्ड। तो बी का थर्ड दे रखा है, ई बी में रूल आउट हो गया, यानी सेकंड या बी या सी मैच हो जाएगा। अब आप सी को भी मैच कर लीजिए, तो सी आपका आ रहा है 4th, सी का 4th, यानी कि 78 का बी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ओके, तो ठीक है, अब आ जाइए इस पर। ये टेबल बना रखी है कुछ, और उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या पता करना है। यहाँ पे दे रखी है टेबल केयरफुल्ली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। ओके, यहाँ पर भी वही है, 5 किंगडम की टेबल बना रखी है, टेबल फिनिश करनी है। वो टेबल आपका जो एनसीईआरटी में दे रखा है, टेबल 2.1, आप अपनी बुक में चेक करेंगे एनसीईआरटी के, तो वहाँ 2.1 से क्वेश्चन है। यहाँ फर्स्ट कॉलम में आपका दे रखा है सेल टाइप, सेकंड कॉलम में सेल वॉल, थर्ड कॉलम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 4th कॉलम में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये मतलब आपको, मतलब जो टेबल बनी रही है इसके हिसाब से आपको देखो, मोनेरा में जो सेल टाइप होता है कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ओनली 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा किंगडम ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सबके सब यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। कितनी बार मैंने रिपीट कर ये चीज़, आपको पता भी होगी, ठीक। तो मोनेरा क्या होते हैं, ऑल मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक, बाकी जो बच रहे हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, यूकैरियोटिक होता है। तो आपका फर्स्ट जो हो जाएगा, यहाँ जहाँ फर्स्ट लिखा है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक फिलअप हो जाएगा, यानी या तो ए ऑप्शन मैच हो जाएगा या तो बी। सी ए और डी तो अभी रूल आउट कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट जो है यूकैरियोटिक नहीं हो सकता, मतलब जहाँ 1 लिखा हुआ वहाँ प्रोकैरियोटिक आएगा, यानी ए और बी में से 2 एक सही होगा। अब आते हैं सेल वॉल। तो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, तो मोनेरा में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। ध्यान से, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड की बनी होती है सेल वॉल, ठीक है, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट लिखोगे, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट मैच हो जाएगा। बाकी तसल्ली के लिए और चेक कर लेते हैं यहाँ पे 3 में क्या आएगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है और ये एनिमलिया के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। तो एनिमलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, एनिमलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक। तो ये चीज़ आपका 3 का प्रेजेंट हो जाएगा, 3 का प्रेजेंट आ रहा है। 4th में क्या लिखेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, किसका, फंजाई का। फंजाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, सिर्फ मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये सब मल्टी सेलुलर हो जाएंगे फंजाई, तो यानी 4th का मल्टी सेलुलर आ गया, जो करेक्ट हो जाएगा 79 का बी। ओके, तो ये आपका हो जाएगा किंगडम एनिमलिया। बट किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया का डिटेल में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में डिस्कस होगा, इसके जस्ट बाद उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जो वीडियो हम मतलब डिस्कस करेंगे, जो भी वीडियो, वो आप तक चला जाए नोटिफिकेशन। एंड एक आप लोगों के लिए और प्लस पॉइंट है कि आप लोग, जैसे होता है कि जूम ऐप पे लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब लिंक मैं कहाँ दूंगा,
टेलीग्राम पे लिंक, जो स्टूडेंट हमसे डायरेक्ट मतलब जूम पे डिस्कस करना चाहेंगे किसी चैप्टर को, ये नहीं कि ये बायोलॉजी क्लासिफिकेशन हो रहा है तो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का ही कोई भी चैप्टर हो। टोटल 38 चैप्टर है, 11th में 22 चैप्टर है, और अभी जो चैप्टर रिड्यूस कर दिया उसको अगर मतलब उसको अगर हम लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि नीट को भी आप फोकस करना है, ठीक है। नीट तो 22 चैप्टर में कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक अगर कन्फ्यूजन करा है तो आप संडे को जूम ऐप पे डिस्कस कर सकते हो लाइव, ओके। और यहाँ पर भी आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। तो वो चीज़ ये है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो हमसे, हाँ ये चीज़ डिस्कस करना है, तो ये चीज़ कन्फ्यूजन कर रहा है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। तो 22 चैप्टर 11th वालों का बायोलॉजी, और ऐसे 12th वालों का जो चैप्टर है 60 चैप्टर है, 16 मतलब 16 चैप्टर है 12th में, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल अभी 11th की बात हो तो 11th में, 12th वालों के लिए बोर्ड। एंड केमिस्ट्री में भी यही फंडा रहेगा। आप जूम पे संडे को कोई भी कमेंट, या तो कमेंट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम बताइए, या तो जूम ऐप पे आप लाइव आ जाइए, ओके। तो चलिए ठीक है। अब जूम ऐप की लिंक में आपको या तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से लिंक मिल जाएगी, या तो आप क्या करिए कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, दो ही ऑप्शन है, ठीक। फिलहाल अब आ जाते हैं वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेन टॉपिक पे, ओके। ये एनसीईआरटी फिंगरटिप्स मतलब एनसीईआरटी फिंगरटिप्स का ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद कोई है नहीं, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी फिंगरटिप्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 का ये लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट कर देंगे, एंड इसी के पैरेलल केमिस्ट्री भी चलेगा। केमिस्ट्री इसके बाद भी केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होगा क्लास 11 का मॉल कॉन्सेप्ट से, फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है, ओके। तो फिलहाल इस टॉपिक को कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा 80, ठीक है, 80 क्वेश्चन नंबर 80 है ये। तो आप इसको ज़रा क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के चेक करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप केयरफुली रीड करिए। चलिए रीड कर लीजिए। स्टेटमेंट दे रखा है, वायरस आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरस जो होता है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है लिविंग सेल के आउटसाइड, मतलब लिविंग सेल से अगर बाहर रहेगा वायरस तो वो एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। सही बात है, हाँ ये तो सही है। जब तक वायरस लिविंग सेल के बाहर है तब तक तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब सक्रिय नहीं रहेगा, ठीक है, इनएक्टिव रहेगा, इनर्ट रहेगा। लेकिन जैसे वो लिविंग सेल की बॉडी के अंदर जाता है वायरस तुरंत एक्टिव हो जाता है, अपना काम स्टार्ट कर देता है, और बहुत तेज़ी से स्टार्ट करता है, ठीक है। जो भी काम उसका रहता है नुकसान ही करना है वायरस का काम, ठीक है। तो जब तक वो बाहर है तब तक तो इनर्ट है, जैसे ही लिविंग सेल के अंदर गया एक्ट हो जाता है, तो ठीक है। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, ठीक है, आउटसाइड इनर्ट रहता है लिविंग सेल के। सेकंड स्टेटमेंट देखा है, वायरवाइड की बात कर रहा है। वायरवाइड पॉजेज ए डिस्टिंक्ट प्रोटीन कोड, वायरवाइड पॉजेज ए डिस्टिंक्ट प्रोटीन कोड। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है, इस स्टेटमेंट से तो क्वेश्चन आना मतलब कई बार नेट में पूछ चुका है। तो वायरवाइड में प्रोटीन कोट लैक होती है, डिस्टिंक्ट क्या बात, प्रोटीन कोट होती ही नहीं है वायरवाइड में, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी से देखोगे वायरवाइड जो होता है उसमें प्रोटीन कोट होती ही नहीं है, लैक होती है, उसमें फ्री आरएनए होता है, ठीक है, उसमें फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोट वायरवाइड में एब्सेंट होती है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, 81 दे रखा है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है आपको। तो स्टेटमेंट पहले देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट प्लांट वायरस आर आरएनए वायरस, ठीक। तो आपका दिया मोस्ट प्लांट वायरस जो है आरएनए वायरस होता है, ठीक है, करेक्ट है। जैसे देखो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप चेक करोगे, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे, तो मैं इसको जरा ऊपर कर, देखिए मोस्टली जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो या तो आइदर आरएनए और डीएनए होगा, ये तो पता होगा। वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है, आइदर डीएनए और आरएनए, ये टर्म यूज करना है, ठीक है। दोनों नहीं होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में या तो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है। अब एक ऑर्गेनिज्म में दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, ओके। जैसे अब वायरस में मैं बोलता हूँ, जैसे वायरस है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, वायरस का जो जीएम होगा, जीएम मीन्स जेनेटिक मटेरियल, वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अब आरएनए किस में होगा, किस में डीएनए होगा, तो मोस्टली जो प्लांट होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस में, वायरस का वो आरएनए होता है, ठीक।
और जो एनिमल होते हैं, एनिमल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए आरएनए दोनों में एक हो सकता है। कोई डीएनए भी हो सकता है एनिमल में और आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। बट प्लांट के केस में जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, और आरएनए भी कैसा होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। एसएस का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। जबकि एनिमल में आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है एनिमल में। एनिमल में जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल। तो क्लियर हुआ, यानी वायरस का जो प्लांट वायरस का, मोस्टली प्लांट वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। इस प्रकार से तो सही है। बैक्टीरियोफेज पॉजेज डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए करेक्ट है। आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज मतलब मेमोराइज होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कुछ का याद रख लीजिए, जैसे जेनेटिक मटेरियल का हो गया, सॉरी बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। एड्स का आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ये पता होना चाहिए। अभी जो कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस चला था, इसका जेनेटिक मटेरियल भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही है। ठीक है, तो कुछ का जेनेटिक मटेरियल पता होना चाहिए। जैसे बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब ऑप्शन सी देख लीजिए, वायरस हैविंग एन आर्थ्रोपोड एज ए वेक्टर इज कॉल्ड द आर्बो वायरस। वायरस हैविंग एन आर्थ्रोपोड एज वेक्टर इज कॉल्ड द अर्बो वायरस। यानी कि ये भी स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के बाहर का स्टेटमेंट है, बट ये करेक्ट है। ठीक है, मेमोराइज रखिएगा। लास्ट है आपका डी वाला, प्रियॉन्स यूजली ओनली न्यूक्लियोइड एंड नो प्रोटीन। तो आप प्रियॉन्स को चेक करेंगे तो प्रियॉन्स जो होता है एनसीईआरटी में आप रीड करेंगे, एनसीईआरटी की बुक आपके सामने पहली फर्स्ट ऑफ ऑल होनी चाहिए क्वेश्चन करते समय। ठीक है, तो आपका ये जो डी वाला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। कैसे, ये नो प्रोटीन लिख रखा है ना, तो यहाँ पे प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है, फोल्डेड प्रोटीन होती है। ठीक है, अब नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन प्रियॉन्स में होती है। ठीक, तो यहाँ से ये रूल आउट हो जा रहा है। यहाँ पे लिखा है नो प्रोटीन, तो नो प्रोटीन ऐसा नहीं है, इसमें अब नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होती है। तो आपका डी ऑप्शन जो इनकरेक्ट है तो यही करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट हमको ढूंढना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वायरस आर करेक्ट। वायरस के लिए क्या करेक्ट है ये पूछ रखा है इन्होंने, तो वायरस के बारे में को पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इनका है दीज आर सेलुलर इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। तो इन्फेक्शियस तो ठीक है, लेकिन सेलुलर नहीं होता है। पहले ही आप पढ़ोगे एनसीईआरटी का टॉपिक, मतलब रीड करोगे तो वहाँ पहले ही आपको क्लियर कर दिया गया है कि वायरस, वायरवाइड एंड प्रियॉन्स। ठीक है, वायरस, वायरवाइड, प्रियॉन्स, ये सब 5 यूनिट सिस्टम में मेंशन नहीं है आरएसवीटी करके। और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं असेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेलुलर नहीं असेलुलर। तो यहाँ से आपका ये रूल आउट हो जा रहा है, ये सेलुलर नहीं बल्कि असेलुलर हो जाएगा। तो ये तो रूल आउट हो गया, यानी कि ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक, सेकंड, दे कैन बी ग्रोथ इन द कल्चर मीडियम। ये कल्चर मीडियम में वायरस ग्रो कर सकता है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आपका ये कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता, तो ये भी रूल आउट हो गया आपका। थर्ड देखिए, जेनेटिक मटेरियल इसका जो होता है वायरस का, वो आइदर डीएनए और आरएनए, गुड, बट नेवर बात, सही है, यह करेक्ट है। जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है या तो आरएनए या तो डीएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। ठीक है, आइदर डीएनए और आरएनए, ये टर्म ध्यान देना है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, यस, वायरस को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो, यानी कि थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, यानी 82 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 रीड करिए। मैचिंग का क्वेश्चन है, साइंटिस्ट दे रखा है, उसकी डिस्कवरी को आपको मैच कराना है, नहीं मिस मैच बताना है। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर, तो जिसको आपको पता नहीं उसको पहले आप स्किप कर दो। एडवर्ड जेनर का नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पे चले जाओ, 83 के पी वाले पे आ जाओ। डीनर, ठीक है, टीओ डीनर। तो टीओ डीनर अगर देखोगे, टीओ डीनर ने वायरवाइड की डिस्कवरी की थी, तो ये प्रियॉन्स का नहीं, तो अब आपको पता हो गया ना, तो ये आपका मैच कर जा रहा है। टीओ डीनर जो है वायरवाइड के थे, प्रियॉन्स के नहीं थे। ठीक, तो 83 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही मिसमैच है। बाकी अभी लुईस पास्चर नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको मतलब ये ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, अभी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। आप दो ऑप्शन को देखो, जानते हो, एक डब्ल्यू स्टेनले को जानते हो, पहली बार इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था
फर्स्ट टू क्रिस्टलाइज वायरस, और टी ओडिनर को जानते हो जिन्होंने वायरवाइड की डिस्कवरी की थी। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन किसने किया था, रेबीज वैक्सीनेशन किसने, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हमको मिसमैच पेयर था ना, पता चल गया मिसमैच कौन सा है, ठीक है। यानी कि ये भी मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है। टी ओडिनर वाला बी वाला ऑप्शन मिसमैच है। टी ओडिनर ने प्रियॉन्स ने बल्कि वायरवाइड की डिस्कवरी की थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 84, वायरवाइन क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, एंटीवायरल एजेंट, प्रोटीन ऑफ द वायरस, कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड द होस्ट। ठीक, तो ये चीज़ आपको 84 का वायरवाइन जो होता है कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड द होस्ट होता है, तो उसी को बोलते हैं वायरवाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आते हैं 85 एनसीईआरटी का फिगर उठा के यहाँ पे रख रखा है और आपसे पूछ रखा है कि आप ए बी को बताइए क्या है। टोबैको मोज़ेक वायरस का ये फिगर है टीएमबी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट, आइडेंटिफाई लेबलिंग, ए और बी को आपको लेबलिंग करना है। तो टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस का, चूँकि ये प्लांट है टोबैको, तो टोबैको का जेनेटिक मटेरियल, टोबैको मोज़ेक वायरस का जेनेटिक मटेरियल का होगा तो आरएनए, और कौन सा आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कौन सा, क्योंकि जितनी प्लांट मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये भी टोबैको मोज़ेक वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो एक में दिख रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो यहीं से हो गया। और बाकी बी जो है कैप्सोमियर है आपका, 35 का सी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 रीड करिए, आराम से रीड करिए। 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, फिर से इनकरेक्ट पेयर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए। लुईस पाश्चर वैक्सीन टर्म कॉइन किए थे, अभी जो नहीं पता उसको आप मत करिए, आगे बढ़ जाइए। बेजेरिन किया कंटेगियम वाइबम फ्लूडम, यस बेजेरिन, इसको आप जो भी पढ़िए, बेजेरिन के इन्होंने कंटेगियम वाइबम फ्लूडम दिया था, ये सही है। इनकरेक्ट हमको ढूंढना। इवानोवस्की ने रेट्रोवायरस की डिस्कवरी की थी, नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ जाओ। स्टैनले ने क्रिस्टलाइज टीएमबी किया था, ये तो सही है, यानी आपने 2 मैच करवा लिया, यानी ये दोनों तो रूल आउट हो गए, ये इनकरेक्ट ढूंढना ना, ये दोनों इनकरेक्ट नहीं हो सकते, या तो ए होगा या तो सी होगा। आप 86 का ऑप्शन ए सही होगा या तो सी सही होगा। तो इवानोवस्की का आपको पता है कि इवानोवस्की ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कवरी की थी कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज होती है वो पास हो जाती है फिल्टर के थ्रू, तो रेट्रोवायरस की इन्होंने नहीं की थी, बल्कि टोबैको मोज़ेक वायरस की थी। 86 का सी ऑप्शन जो है मिसमैच है, ठीक है। इस प्रकार से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 87 आपको अब बताना है कि सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज के लिए कौन कौन सा है आप याद रखिएगा, मम्स है, एड्स है, सार्स है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा है, हर्व्स है। ओके, तो ये सब आपका आ जाएगा किसमें, मसी, याद रखिए ये वायरल डिजीज में आ जाएगा, ठीक है। तो मम्स गुड, बट स्मॉल पॉक्स रूल आउट, स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज नहीं है। हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा, तो हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा आपका, एक मिनट सॉरी, मम्स भी है और स्मॉल पॉक्स भी, स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज है, ना कि बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। हर्ब्स भी वायरल डिजीज है और इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिजीज है, ये भी करेक्ट है। न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होती है जो कि बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे रूल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपका 87 का डी ऑप्शन मैच हो जाएगा। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा ये वायरल डिजीज होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी फिंगर टेस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जितने भी टॉपिक थे एनसीईआरटी फिंगर टेस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एमसीक्यू टोटल हो गए, ठीक है। अब इसको आप वीडियो पहले क्वेश्चन सेल्फ खुद से करिएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज करके, मतलब पॉज करके पहले सेल्फ करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, फिर से क्वेश्चन आप सोल्यूशन उसका देखिएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट आपका होगा एनसीईआरटी फिंगर टेस्ट केमिस्ट्री विथ थ्योरी के साथ। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाना, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी करवा देंगे, एनसीईआरटी की थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाएगा, मतलब थ्योरी भी कवर होगी और होल थ्योरी कवर होगी, कुछ छूटेगा नहीं थ्योरी में, ठीक है। ये मतलब मैं ये प्रॉमिस तो दे रहा हूँ कि थ्योरी टोटल कवर होगी, जितनी भी थ्योरी है, चाहे एनसीईआरटी बायोलॉजी करूँ चाहे एनसीईआरटी केमिस्ट्री और जो नोट्स के साथ, मतलब विथ नोट्स जो ऐसा रहेगा कि अब एनसीईआरटी फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनसीईआरटी पे बिलीव करिए, एनसीईआरटी इनफ है, बट वो पढ़ने का तरीका किसका कैसा है वो चीज़, और जो एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा ऐड करना रहेगा मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा कि हाँ यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, नीट तक का क्वेश्चन आपको निकलना चाहिए, ठीक है। नीट बायोलॉजी का
अगर आपको 90 का 90 में 89, 85 या 90 लाना है, ठीक है, मतलब होल स्कोर करना है, तो आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी मल्टीपल रीडिंग होनी चाहिए। फिंगर टिप्स क्वेश्चन, मैं इसलिए फिंगर टिप्स क्वेश्चन को बोल रहा हूँ कि फिंगर टिप्स क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगी एनसीईआरटी को अच्छे से मेमोराइज करने में। तो इसलिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बायोलॉजी, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स केमिस्ट्री और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स फिजिक्स, इसको सॉल्व करिए। और ये बेसिक है, मतलब ये आपका लेवल 1 होगा। उसके बाद और बुक हैं, लेकिन पहले लेवल 1 को क्लियर करिए। ये आपके बेसिक क्वेश्चन रहेंगे जिससे आपकी एनसीईआरटी पे स्ट्रॉन्ग पकड़ हो जाएगी। उसके बाद फिर और भी बुकें हैं, लेकिन पहले आप बेसिक बुक से स्टार्ट करिए। बेसिक बुक है आपका, ये बैकअप हो जाएगा, मतलब एनसीईआरटी आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। और मोस्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नहीं कि आप हायर बुक में बता दूँ, कोई ऐसी बुक बता दूँ कि जो आप फर्स्ट टाइम उसी करने लगो और उसमें फंस जाओ तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे, अरे हो नहीं रहा है हमसे। पहले अपने हौसला बढ़ाने के लिए बेसिक से स्टार्ट करो, जो क्वेश्चन ईजी हो, जो कि एनसीईआरटी के लाइन से हो। ये नहीं कि पहले ही आप टप पे कूद जाओ, बेसिक आ ही नहीं रहा है, टप पे कूद गए तो ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करना है एनसीईआरटी को लेते हुए। एनसीईआरटी से बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बनाता है वो करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का होगा। फर्स्ट चैप्टर 11th का मोल कॉन्सेप्ट और 11th का बायोलॉजी का प्लांट किंगडम होगा। फर्स्ट थ्योरी करेंगे एनसीईआरटी की, देन उस पर क्वेश्चन टॉपिक वाइज। उसके बाद ऐसे क्या बोलते हैं कि 12th वालों का मैं भी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करूँगा, क्योंकि उनका बोर्ड का प्रेशर है। तो बोर्ड के प्रेशर होने की बोर्ड के प्रेशर होने की वजह से सिर्फ मैं उन लोग बोर्ड का थ्योरी करवाऊँगा, एनसीईआरटी केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी बायोलॉजी का। ओके, तो प्लीज़ और ये सबको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये वीडियो जाए ऐसा, और ये यही सिस्टम रहेगा, ठीक। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।